एक न्यू बाई के लिए जो टीचिंग डोमेन में जाना चाहता है तो इस प्रोफेशन में कैसे जाए, और उसका एक सिंपलेस्ट जो एक रोड मैप होने वाला है वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ये कॉलेज में मेजरली कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, तो उसका क्या लॉजिक है? क्योंकि मतलब ये पॉडकास्ट है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछूंगा ही कि काफ़ी बार क्या होता है कि कॉलेज में बच्चे बोल रहे होते हैं यार पढ़ाई तो इतनी होती नहीं है, फिर ये 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया, मतलब कॉलेज का फोकस ही अटेंडेंस पे रहता है, तो मतलब इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, इसका क्या लॉजिक है? व्हाट्स योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? इफ़ यू कुड बी अ गाय फॉर अ डे, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू वुड डू? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और स्वागत है आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। अभी हम आए हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं, रितिका जोशी मैम। और रितिका मैम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्होंने 2019 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी, और पीएचडी करी थी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और वीडियो से, क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं और जब हम स्टूडेंट होते हैं तो एक हमारी जो प्रोफेसर होती हैं उनकी एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइप इमेज बन जाती है, राइट? तो आज मैम की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, मैम के बारे में जानेंगे, मैम के पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। अगर आप वुमेन हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेल के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बहन को सबको दिखा सकते हैं। और ये जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड होने वाला है। हम वुमेन्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, हम उनकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, हम उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, हम कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे, हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, और हम पर्सपेक्टिव जानेंगे मैम का। तो स्वागत है मैम, कैसे हो आप? Thank you so much for having me on your YouTube channel. It feels good to be here, and it feels really good that we would be having a conversation on so many relevant, important topic. I hope कि हम लोग अच्छे से जो है चीज़ों को मैं आंसर कर पाऊँ जो आप पूछना चाह रहे हैं, और आई होप कि इसका कुछ जो है रेलिवेंस जो है वो आप सबको भी दिखे जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैम ये हमारी आज की वीडियो में छोटी सी गीता है, और आप जो भी बोलेंगी कसम खा के बोलेंगे, आई वुड से कि जो भी बोलेंगी आप सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। ओके, तो मैम पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, बेसिकली आप कहाँ से हो? लाइक मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन ऑडियंस को आप बता दो। मैं बेसिकली कुमाऊँ क्षेत्र से आती हूँ जो कि उत्तराखंड में है, पर मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो सारी दिल्ली एनसीआर में ही रही। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और हिस्ट्री मेरा मेजर सब्जेक्ट था। उसके बाद हमारी आगे की जो पढ़ाई है वो जेएनयू से रही, उसमें मास्टर्स मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में था, फिर एमफिल और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन में रहा, पर उसमें हिस्ट्री का भी टच था, बिकॉज आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिना इतिहास के पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो है दोनों सब्जेक्ट उतने ही मतलब मेरे लिए रेलिवेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि आज जो भी हैं उन दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से ही हैं। और उसके बाद फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कुछ टाइम, एंड फाइनली आई एम हेयर इन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। नया डिपार्टमेंट है यहाँ पे, नया हिस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ थोड़े कोर्सेज़ यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई वुड से, बिकॉज दोनों जगह पढ़ने के बाद और यहाँ का थोड़ा सिलेबस देखने के बाद चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में
चैलेंजेस की बात करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बोल ही दिया है। और पहला क्वेश्चन मैम आपसे कि जब हम कॉलेज में होते हैं, लाइक मैं भी जब कॉलेज में था, तो हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने प्रोफेसर को भी बात करते हुए सुना है, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कोर्स से रिलेटेड, राइट। अगर कोई XYZ सब्जेक्ट है तो कोर्स से रिलेटेड ही बातें होती हैं, लेकिन एक प्रोफेसर के प्रति एक हेजिटेशन होती है कि हम क्या बात करें क्या नहीं करें, राइट। ठीक है, और एक इमेज बन जाती है टू बी ऑनेस्ट कि प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो आपका लाइक एजुकेशन सिस्टम पे क्या पर्सपेक्टिव है? बहुत ही ज़्यादा लोडेड सवाल तुमने पूछ लिया है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में क्या नज़रिया है या फिर क्या है। अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें भारत के ही पूरी शिक्षा प्रणाली की, एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें काफ़ी माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं हमने, और उसको देखो नकार तो नहीं सकते हैं। प्री प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी लेवल पर है, सेकेंडरी लेवल पर है, हायर लेवल पर है, एनरोलमेंट बढ़ा है, स्पेशली लड़कियों का जो है बड़ा। अपनी क्लास में भी मैं ज़्यादा देखती हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा है, और जब PhD कर रहे थे तो उस टाइम पे भी लड़कियाँ जो है ज़्यादा थी। हाउएवर आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ऑल इंडिया पिक्चर ये है, वो जनरलाइजेशन भी नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम का इंडिया जैसी कंट्री में चैलेंज ये हो जाता है कि इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि एक जैसा करिकुलम चलाना और उसको सक्सेसफुल बना देना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या है कि देखो एजुकेशन है तो सोसाइटी का हिस्सा है, अलग तो है नहीं, कुछ आइसोलेशन में तो है नहीं। आप घर से आ रहे हैं, आपके पापा मम्मी आपको बोल रहे हैं कि जाके पढ़ना है। अब क्या है कि ये माहौल मिडिल क्लास को जो है मिल जाता है, और उससे ऊपर वाली क्लास को भी मिल जाता है। पर जो नीचे वाली क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, उनके साथ जो है स्पेसिफिकली ये सब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि क्या है कि उनके घर से उतना मोटिवेशन जो है नहीं रहता है। घर से मोटिवेशन रहता भी है तो घर की इतनी ज़्यादा कंपल्शंस होते हैं कि वो कभी भी अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में जो है उस तरह स्टडीज़ को टेकअप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि मेन चैलेंज ये है कि जो ये स्टार्टा है, आप इसको कैसे जो है पकड़ सकते हैं, इसको कैसे जो है विद इन एजुकेशन सिस्टम रख सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, आपकी स्किल्ड मैन पावर, मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कितने ज़्यादा ट्रेंड है, आपके क्लासरूम कैसे हैं, आपकी लाइब्रेरी कैसी है, आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, और इसका कोई एक आंसर भी नहीं है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाए तो मतलब काफ़ी एक आपने पहले ग्रेजुएशन करी थी, UG किया, PG किया, फिर PhD भी करी है, राइट। तो मतलब अभी जब आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हो तो आपका अभी क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो? लाइक जब आप DU में भी पढ़ाते थे और अभी जब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? हिस्ट्री इज़ माई मेजर। और ग्रेजुएशन में क्या है कि ज़्यादातर जगह इंडिया में हिस्ट्री ही है। इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर से पहले मिल पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। खैर वैसे अलग भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि आप जान नहीं सकते कि किस देश का किसी और देश के साथ संबंध क्या है अगर आप ये नहीं जानते कि पीछे की घटनाएं क्या रही है। तो मेरे जो मेजर सब्जेक्ट है जो मेरे एरिया में जिनकी क्लासेस मैं लेती हूँ, वो एक तो US हिस्ट्री है कि US एज अ नेशन कैसे डेवलप हुआ, और उसमें भी स्टूडेंट्स के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं कि हम अभी US के बारे में पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा हिस्ट्री होती क्या है, हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते कैसे। यू सी हिस्टोरिकल साइंसेज मतलब डेट इज़ हाउ वी आर डीलिंग विद इट, कि आप हिस्ट्री को समझे कैसे, किस विचारधारा से समझे, किन लोगों के थ्रू आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें हैं,
क्या लिखा है, क्यों लिखा है, आपके सोर्सेज क्या हैं। जैसे कि टूल किट होती है ना, एक इंजीनियर उससे डील करता है, वैसे ही हिस्टोरियन की टूल किट होती है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज कहाँ मिलेंगे, आप उन सोर्सेज से बातें कैसे करोगे, क्योंकि वो लोग तो है नहीं, किसी किसी केस में हो भी सकते हैं, पर ज़्यादातर तो वो लोग हैं नहीं। तो जब वो लोग हैं नहीं तो आप उनके लेटर को समझोगे कैसे, उनका कोई अगर उनकी कोई कॉन्वर्जेशन है, कोई भी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का कुछ कहीं रिकॉर्डिंग है, तो उसको आप डिसाइफर कैसे करोगे, आप कितना बैलेंस्ड होकर समझ पाओगे। सो दिस इज़ वन पेपर विच डील्स विथ हिस्टोरियोग्राफी, डेट हाउ डू यू स्टडी हिस्ट्री, इट्स लाइक कोर ऑफ द कोर। अनदर सब्जेक्ट वुड बी अबाउट द रोल ऑफ मर्चेंट। सो अब जैसे व्यापार का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि ट्रेड जो होता है वो आपकी जो नेशनल बाउंड्रीज है उससे होता हुआ निकलता है, राइट। एक सामान किसी दूसरी जगह से कितना मीलों दूर जो है चला जाता है, आज से नहीं है, बहुत ही पुराने टाइम से चल रहा है। ईस्ट से वेस्ट का जो ट्रेड है, और पुराने टाइम में चीज़ें अलग थी, कैरावान से कैमल थे, वो अभी भी हैं, ऐसा नहीं अब नहीं है, पर अब उनकी जगह ट्रक जो हैं दे हैव टेकन ओवर। जो पहले के इंडस्ट्रियल टाउन थे वो अब डिक्लाइन में, नए इंडस्ट्रियल टाउन आ गए हैं, नोएडा, गुड़गांव, राइट। सो ऐसा हुआ क्यों, किस लिए हुआ, और कौन सा रूट कहाँ जाता था, कैसे कनेक्ट करता था, क्या हमारी लिंकेजेस है। मतलब पढ़ते हो गया आप सब कभी अगर न्यूज़पेपर देखते हो तो, कि कोई पाइपलाइन कहीं से जा रही है, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रूट है, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ मैरीटाइम रूट जा रहे हैं, स्पाइस रूट जा रहे हैं। स्पाइस रूट क्या है, उसका नाम स्पाइस क्यों है उसमें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझको ये पर्टिकुलरली समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू ट्रेड, समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि ट्रेड के साथ साथ आप कई सारे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हो, और यू सी रिलीजन कैसे पास हुआ वो भी वाया ट्रेड रूट्स होते हुए गया था। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना, हम बेसिकली क्या है इस चैनल पे काफ़ी सारी टेक से रिलेटेड बात करते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हो, उसका क्या रोड मैप हो सकता है, राइट। अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ने पड़ते हैं, राइट। हम लाइक DSA करते हैं, फिर हमें फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करनी होती है, राइट। लेकिन जो आपकी डोमेन है, जैसे आपने बिगनिंग में मेंशन भी किया था कि आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई करी थी उस कॉलेज में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी किया। तो एक न्यू बाय के लिए जो टीचिंग डोमेन में जाना चाहता है तो इस प्रोफेशन में कैसे जाए, और उसका एक सिंपलेस्ट जो एक रोड मैप होने वाला है वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। अपनी पहली बात तो अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से करें, वो प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर वही करने वाले हैं। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो ये प्रोफेशन पिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप पढ़ोगे नहीं तो अच्छा पढ़ा भी नहीं पाओगे, आपको मज़ा भी नहीं आएगा कि आपको कुछ लिखना है या फिर आगे कुछ करना है। दूसरी चीज़, रास्ता ये कि आप BA करेंगे, MA करेंगे, और जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो एग्ज़ाम होती है, वो UGC नेट का एक एग्ज़ाम होता है। वो जो है अगर आपने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब कि आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपने मिनिमम एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आप पार कर चुके हो। उसके अलावा PhD की डिग्री आपके पास जो होनी चाहिए। अब ये सब रिलेटिंग टू एकेडमिक्स है, बट आई वुड टेल यू मोर। क्या है कि अभी हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको अच्छे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो हिंटरलैंड में हो, चाहे वो दूर दराज की जगहों में हो, जहाँ पे हम लोग जनरली जाना प्रेफर नहीं करते कि हम दिल्ली NCR में पढ़ लिए तो यहीं पर पढ़ाएंगे, हम मुंबई से पढ़ लिए तो वहीं पर अच्छा है। वो थोड़ी मानसिकता थोड़ी कम रखनी चाहिए। आपको कहीं भी ट्रैवल करने वाला आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, और ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आपने सोचा है कि आप शिक्षक बनोगे, और आपकी ज़रूरत जो है वो उन जगहों पर ज़्यादा है जो इंस्टीट्यूट अभी डेवलप नहीं है, जो जगहें अभी डेवलप नहीं है। एंड दैट वुड एक्चुअली चैलेंज यू अ लॉट, and without challenges you would never ever grow as a person, as a teacher, assistant professor, you know, like however you want to designate yourself.
सो बी इन द प्लेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड द मोस्ट, और अपॉर्चुनिटी जो है वो कई सारी आती है, कई जगह वैकेंसी आती है, बट आई हैव सीन दिस थिंग कि पीपल डोंट वांट टू फिल, दैट आल्सो हैपन। एंड थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आप अपना जो है लोगों से बातचीत वगैरह भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो आपके सुपरवाइज़र है, कई बार ऐसा होता है कि उसी से लड़ाई हो जाती है, आपके सुपरवाइज़र से आपकी लड़ाई हो गई, फिर आपने बदल लिया, सो दैट गिव्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग सिग्नल एट टाइम्स। आपके जो मेंटोर है, सुपरवाइज़र है, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपसे मतलब एटलीस्ट एक जो बेसिक आपका रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कर्टसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी सुनने में भी लग रहा होगा कि तो आसान चीज़ है, कौन नहीं रखता होगा, पर ऐसा काफ़ी सारे केसेस में नहीं हो पाता है। एंड वन शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सोशल साइंटिस्ट, और यही तरीका बनोगे तो प्रोफेसर ही सोशल साइंटिस्ट बनना है, तो सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ़ यू आर नॉट गुड विद पीपल, एंड सो वन मस्ट लर्न इट कि कैसे यू मस्ट बी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट, ऑल्सो a lot of empathy must be there. So as a person you have to grow also, और as a professor तो आपको grow करना ही करना है, as an academic तो आपको grow करना ही करना है, लेकिन ये ऐसी जॉब है कि it is not without people। आप बैठ के सिर्फ एक स्क्रीन के सामने इस जॉब में नहीं काम कर सकते, 50 लोग आपके सामने होंगे, अगर आप नहीं डील कर पा रहे हो तो नहीं ग्रो कर पाओगे। सो ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन जो मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्लिक करता है, और आई एम श्योर जो बच्चे सुन रहे होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा क्लिक करता है, कि ये कॉलेज में मेजरली कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, तो उसका क्या लॉजिक है? क्योंकि मतलब ये पॉडकास्ट है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछूंगा ही, कि काफ़ी बार क्या होता है कि कॉलेज में बच्चे बोल रहे होते हैं यार पढ़ाई तो इतनी होती नहीं है, फिर ये 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया, मतलब कॉलेज का फोकस ही अटेंडेंस पर रहता है, तो मतलब इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, इसका क्या लॉजिक है? दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ है समय, जिस भी चीज़ को आप टाइम दोगे वो चीज़ ग्रो कर जाएगी। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप अपने स्टडी रूम को समय दीजिए, कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, आपको अच्छा बैडमिंटन खेलना है, तो आप अपने बैडमिंटन कोर्ट को टाइम दीजिए, उसमें आप अच्छे हो जाओगे। आपको कोई रिलेशन अच्छा डेवलप करना है, उसमें टाइम दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। तो मान के यही चीज़ चली जाती है कि आप क्लासरूम में अगर टाइम देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा समझ पाएंगे कि सिलेबस क्या है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इंसान उस पार है, यानी कि जो आपको पढ़ाने वाला है, उस पर भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अच्छे से क्लासेस ले, इंटरेस्टिंग तरीके से। होता है ना कि किसी टीचर की क्लास में अगर अटेंडेंस सिस्टम नहीं भी हो तब भी मन करता है जाने का, कि नहीं आज मिस हुआ तो कुछ ज़्यादा मिस हो गया, आज जाना चाहिए था, आज कुछ सीख लेना चाहिए था। तो आई एम अगेन सेइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द प्रोफेसर, दैट योर क्लासेस शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स को इंसेंटिवाइज्ड फील होना चाहिए कि अगर वो अपना 1 घंटा दे रहे हैं तो उन्होंने आज कुछ बढ़िया सीखा है, और उनको ये नहीं लगना चाहिए क्लास में गए तो भी कुछ नहीं समझ आया, टीचर्स ही नहीं है तो फिर क्या करना है। तो क्या होता है एक टाइम के बाद, बिकॉज वो एज ग्रुप भी ऐसा होता है ना कि एक टाइम के बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि क्या पॉइंट है, बाहर दुनिया ज़्यादा रंग बिरंगी है, बाहर ज़्यादा मज़े हैं। सो दोनों तरफ से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब स्टेक होल्डर्स इसमें 2 लोग हैं। ओके, आपके अकॉर्डिंग कॉलेज डिग्री रियली मैटर? मतलब अगर हम देखें रियल लाइफ में, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो डिग्री पूछते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, आपने PhD भी कर रखी है, तो कॉलेज डिग्री मैटर करती है? हाँ, इट डज़, नॉट बिकॉज क्योंकि मैंने PhD कर रखी है इसलिए बोल रही हूँ कॉलेज डिग्री मैटर करती है। कॉलेज जाना ही खुद में मैटर करता है। एक तो इसलिए मैटर करता है क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया जैसे देश में बात करें तो कोई किसी के अगर सपोज करिए कि माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, किसी मीनियल जॉब में, वो क्या चाहते हैं कि बच्चा ऊपर उठे। बच्चा गांव से उठ के IIT में पढ़ रहा है, वही चीज़ पेपर में छप जाती है, तो बड़ी चीज़ है। यानी कि जो चीज़ किसी जनरेशन में नहीं थी वो उस बच्चे ने उस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ा। तो कॉलेज जाना उनके लिए क्या है कि एक सपना पूरा हो सकता है। तो कॉलेजेस जो है वो सपनों को पूरा करने का भी एक तो काम करते हैं। दूसरा, आपकी डिग्री ये दिखाती है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। आपका जो ग्रेड है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ग्रेड की कोई मान्यता नहीं, मान्यता तो है। वो इसलिए है कि
इसका मतलब ये है कि आप में डेडिकेशन है। चीज़ें कैसी भी रही हो आपके इंस्टीट्यूट में, पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपने मेहनत करी है, तो इट मीन्स कि अगर आगे कठिनाई आएगी तब भी आप रास्ता निकाल के मेहनत करोगे, जो कि किसी कंपनी के लिए अच्छा है। आप एक्स्ट्रा को करिकुलर में अच्छे हो, इसका मतलब कि आपकी पर्सनालिटी वेल राउंडेड है। तो जो कॉलेज होता है ना या यूनिवर्सिटी होती है, वो एक मिनी ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा होता है, जिसमें क्या है कि अभी आप 10 बार फिसल सकते हो कॉलेज में, आपको मेंटोर मिल जाएंगे, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए। हालांकि ऐसे केसेस हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, जहाँ पे ड्रॉप आउट भी हैं लोग और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, मिलेनियर बिलियनियर क्या क्या नहीं है, लेकिन अपवाद को जो है एक जनरल कंडीशन नहीं मान सकते हैं। वो कॉलेजेस इररिलेवेंट नहीं हो जाते उस चीज़ की वजह से। अब चीज़ें तो कैसे भी जो है ब्लॉसम कर जाती हैं, करनी होती हैं, तो लेकिन जो कन्वेंशन सेट है उसको चैलेंज क्या मतलब उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी देयर फैंटास्टिक स्पेस, आप मेंटली बहुत ग्रो करते हो, इमोशनली ग्रो करते हो, एकेडमिकली ग्रो करते हो, सेफ एनवायरनमेंट है, आपकी हेल्प के लिए आप दोस्त कैसे बनाते हो, आप ये एटलीस्ट सीखते हो। ये सब आपकी नेटवर्किंग का पार्ट होता है। आप अगर गिरोगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, उठाने के लिए आपके पास टीचर्स होते हैं, लेकिन बाहर आगे जाओगे तो हो सकता है ये सब चीज़ें ना मिले। तो कॉलेज में जो है सीख जाना चाहिए ये सब, इसलिए कॉलेज को अपनी लाइफ का मोस्ट रेलिवेंट पार्ट मानना चाहिए, मोस्ट रेलिवेंट। मैंने काफ़ी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स भी थे और लाइक जो जूनियर्स भी थे जब मैं कॉलेज में था, तो उनके मुंह से सुना कि कॉलेज में बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं ना, कि काफ़ी पुरानी बुक्स हैं जिनका रियल लाइफ में यूज़ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, हम जो कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं वो चीज़ अलग है, और जो एक्चुअल में आईटी में काम हो रहा है वो चीज़ अलग है। तो इस पर क्या आपका टेक रहेगा? ये चीज़ इंजीनियरिंग को लेके, ये इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन, ये मैंने भी काफ़ी सुना है कि सिलेबस आउटडेटेड है और सर्व नहीं करता है जॉब मार्केट को। फिर जॉब मार्केट में आप जाते हो तो कंपनी आपको अलग से ट्रेन करती है, फिर तो कंपनी को लगता है फ़ायदा क्या है 4 साल की डिग्री का। अब मैं लेकिन ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए सेंस में नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस वाकई में बहुत अच्छा है सोशल स्टडीज़ का। और अगर आप हिस्ट्री के अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियो या फिर आप एमए का सिलेबस देखोगे आईआर का, बहुत रेलिवेंट है। रेलिवेंट ही नहीं है, वो रिवाइज भी होता है हर 2 से 3 साल में। तो अब जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मर्चेंट के बारे में, ट्रेड हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं थी आज से 5 साल पहले, लेकिन अभी है सिलेबस में। आप साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहे हो, जापान, चाइना, यूएस, तो सिलेबस कीप्स ऑन रिवाइजिंग हेयर। बट आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम कि एक दिक्कत यहाँ पे भी आती है सोशल साइंस में कि क्या है कि जैसे अब इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि कहाँ इंटर्नशिप करे, क्या करे। तो कहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे हैं वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को ना ज़्यादा जो है नर्चर करते ही नहीं है उस चीज़ को। अब जैसे अगर आप क्लास में आपसे कुछ पूछा तो ऐसे गर्दन झुका के दाएं बाएं देखना जो है वो बहुत आम चीज़ है, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं कि बोल दे। जब आप एक जगह बोलोगे, कॉन्फिडेंटली बोलोगे, भले ही गलत बोलोगे, तो आगे जाके कभी अच्छा बोल पाओगे। अब असाइनमेंट है, उसको विकिपीडिया से देखा और आपने लिख दिया। अगर आप अच्छा लिखोगे, चलो गंदा ही लिखोगे बिगनिंग में, तो धीरे धीरे अच्छा लिखोगे। ये सब स्किल्स होती हैं। और एज स्टूडेंट हु आर डूइंग सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, दीज आर योर tools. The way you speak, the way you write, the way you present yourself, the way you can create content. And my God, I mean, there is no dearth of intelligent stuff that you cannot do. But वो कैसे कर पाएंगे, विजिबल आउटलेट क्यों नहीं है, तो वो चीज़ मुझे भी थोड़ा मिसिंग लगती है। उसको कैसे कर सकते हैं? अब रास्ते तो कई सारे हैं, काम करना चाहिए उन रास्तों पे। सारी बातें करी एजुकेशन से रिलेटेड, हमने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी, आपकी जर्नी के बारे में बात करी, और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आपने पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रखी है, तो अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव जानेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मतलब पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि इंडिया एज अ कंट्री और बाकी कंट्रियों से मतलब कहाँ लैग कर रही है, कि आपके पर्सपेक्टिव से, एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, है ना? तो लाइक आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि
to not compare India with the other countries. Okay. For that matter, any country with any country. उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि see, every country has its own journey. You cannot compare India with US or Europe and say कि वहाँ तो ये यहाँ ये क्यों नहीं है. So also remember that we were colonized once and then we got our independence much later. And you cannot straight away, मतलब anyone cannot straight away compare and say कि वहाँ ये है या यहाँ पर ये है. Of course अच्छी चीज़ें तो सीख ही सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो कहीं से भी अडॉप्ट करी जा सकती हैं. बट what does India lack? I would give a very one would be specific answer because I am into research field. थोड़ा सा एक ना क्यूरियस बेंट ऑफ माइंड होता है. Okay. कि परस्यू द अनथिंकेबल, जो अभी तक किसी ने लिखा नहीं, बोला नहीं, सोचा नहीं, वो क्या हो सकता है. मुझको ऐसा लगता है कि रिसर्च तो हम कर रहे हैं पर वो कल्चर वो वाला नहीं. कल्चर ज़्यादातर ये है कि जो हो गया उसी को आप स्टडी कर रहे हो, किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, वो भी चीज़ ठीक है. लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन एरिया वेयर वी एक्चुअली नीड टू वर्क. थोड़े सोर्सेज ज़्यादा मिलने चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज जो आपका रॉ मटेरियल है उस पर आपकी एक्सेस जो है ज़्यादा होना चाहिए. माहौल किसी भी यूनिवर्सिटी का, फैमिली का भी, क्योंकि रिसर्च बहुत टाइम लेता है. और लड़कियों के साथ क्या होता है कि देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ टेकिंग इज़ दैट कि यू हैव टू गेट मैरिड बाय सर्टेन एज. तो हो सकता है कोई लड़की 28-29 साल तक माँ बाप नहीं चाहे कि पढ़ती रहे, दे वुड से कि बाद में करना PhD वेस्टी और कर लो, शादी कर लो. तो वो माहौल जो है वो घर से मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए कि बैठ पाए लाइब्रेरी में शाम तक भी बिना डरे, उसके बाद घर वापस जा पाए. तो यानी कि सोसाइटी से भी वो माहौल मिलना चाहिए. सो जो एक एनवायरनमेंट दैट रिसर्च एनवायरनमेंट आई वुड से इट इज़ समथिंग विच आई फाइंड मिसिंग टू सम एक्सटेंट. सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग हमारा जो फोकस है वो मेजरली थ्योरेटिकल पोर्शन पे है. बात थियोरेटिकल की भी नहीं है क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही थियोरेटिकल है. लेकिन बात ये है कि जो हम कर रहे हैं उसी को कितना अच्छे से जो है कर पा रहे हैं, उस बाउंड्री को हम लोग कितना पुश कर पा रहे हैं. आपको किसी भी डिसिप्लिन की बाउंड्री को जो है पुश करना है तभी तो वो सब्जेक्ट ग्रो करेगा. अभी आप जैसे 10 साल पहले थे, अगर 10 साल बाद भी एज एन इंडिविजुअल वही रहो तो आपकी ग्रोथ क्या है? कुछ भी नहीं है. आपको इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ आदतें छोड़ोगे, कुछ नहीं बनाओगे या फिर एज अ पर्सन बदलोगे. ऐसी डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पुरानी थियरीज को काउंटर करें, नई थियरी लेकर आए, ग्रो करें. या फिर कभी कुछ ऐसा छूट गया था पहले जिस पे ध्यान नहीं दिया और उसको अभी के प्रेजेंट के टाइम पे हम उस वाले पास्ट को समझ पा रहे हैं तो उसके बारे में दोबारा से बात करें और उसके बारे में कुछ नया खोज पाएँ, कुछ नया कर पाए. और पुश है, ऐसा नहीं है पुश नहीं है उस चीज़ को लेके, लेकिन जो पुश ऊपर से आ रहा है वो नीचे कितना पर्कुलेट हो पा रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे उसका क्या रिसेप्शन है. सो अगर वो पर्कुलेशन 50% है तो वो 80% होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि that boundary needs to be pushed. That is one thing. Another thing which I think that how can we be better or how can we be better if we compare us from our past is that कि थोड़ा सा एक public sensibility होती है. So मुझे ऐसा लगता है कि as a country we are at times very impatient. आप आइसक्रीम लेने लाइन में नहीं खड़े हो सकते 5 मिनट. आपको लगता है क्या है, धक्का मारो आगे बढ़ो. आप मेट्रो में अंदर एंटर करो तो पता नहीं भीड़ आपको कहाँ लेके चले जाए. you never know. It actually happens. So nobody has patience. Everybody is running और ऐसा भी नहीं है कि एकदम गोल ओरिएंटेड रनिंग है, लेकिन बस है वो. और so I think as people also we need to calm down a bit. थोड़ा सा पब्लिक सेंसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा जो आपका सिविल बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए. आप एस्केलेटर में अगर ऊपर नीचे जा रहे हो तो कहाँ खड़े होना है वो पता होना चाहिए. लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे जिगजैग हम लोग कर रहे थे. सो कहीं भी बहुत नॉर्मल चीज़ है. आप कहीं भी खाया रैपर फेंक दिया, मतलब ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए, वाले कोई बड़ी बात भी नहीं है अभी ये सब. लेकिन ये सब चीज़ें दैट सिविक जो मैनर होता है दैट आई थिंक इट शुड. जैसे आपने रैपर वाली घर से ही हो सकती है. जैसे आपने रैपर वाली बात बोली कि हमने कुछ खाया और वहीं फेंक दिया, राइट. तो जैसे इंडिया में इंदौर है और सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की. तो मतलब आपके अकॉर्डिंग बाकी जो सिटीज़ हैं वो इंदौर से इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले पा रही, या जो वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं वो और सिटीज़ क्यों नहीं कर पा रही?
दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आपको चलो ये चीज़ पता भी है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, पूरा जोर है, पॉलिसी है, आप जगह जगह बिलबोर्ड देख रहे हो, यानी कि पूरी मंशा है कि ऐसा करना है। दूसरा चीज़ होता है कि ग्राउंड लेवल पे रिसेप्शन क्या है। अब बाहर ही बिलबोर्ड लगा है, बिलबोर्ड के नीचे आपने कुछ फेंक दिया, दिस हैपन्स। एंड आई थिंक जो आपका सबसे पहला जो जहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ें सीखते हो ना, वो आपका घर होता है। सबसे पहले आपको पापा मम्मी ट्रेन करते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं। बच्चा सीखता भी वहीं से, पापा मम्मी को देखा चीज़ें फेंकते हो, बच्चा भी वही करेगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड, दैट हाउ आर यू एट योर होम। एंड सेकेंडली, व्हाई आर वी नॉट एबल टू इमिटेट व्हाट वी हैव डन इन इंदौर? आई थिंक एवरी सिटी हैज़ इट्स वेरी डिफरेंट चैलेंजेस। अब कोई पुरानी सिटी है, अब जैसे पुरानी इन द सेंस, अब जैसे पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक है, बनारस है, अब उनमें चैलेंजेस बहुत अलग हैं। मतलब देयर आर वेरी नैरो लेन्स, वहाँ पे बहुत सारी धार्मिक चीज़ें भी होती रहती हैं। और जहाँ पे सवाल आस्था के आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आप अलग तरीके से उस चीज़ को जो है डील करते हो। तीसरा ये है कि घर से ये सब चीज़ें ट्रेन करनी चाहिए कि नहीं करना है, बाहर इन सब चीज़ों को करना गलत है। जगह जगह डस्टबिन, पब्लिक को इंसेंटिव होना चाहिए कि अच्छा मैं ज़मीन में नहीं फेंकूँ तो कहाँ फेंकूँ, डस्टबिन जो है होने चाहिए जगह जगह। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब देयर इज़ नो मैजिक ऑन, राइट? और ऐसा भी नहीं है कुछ अब स्पेशल बता दोगे, अलग बता दोगे, बेसिक चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि बेसिक चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द बेसिक। लाइक हमने ना काफ़ी सारी बातें करी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और लाइक आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी क्या इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन हमने इंडिया की बात करी, अब इंडिया के बारे में थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं कि आप इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पसंद करते हो कि यार मतलब हाँ इंडिया में ये चीज़ है और बाहर इतना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम लाइक डिजिटल पेमेंट। लाइक आप बाहर जाते हो, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, इवन मतलब जो मेरे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का इतना बोल सकते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ इतनी नहीं है, या मतलब जो भी रीज़न है XYZ। और इंडिया में आप कहीं भी आप छोटी सी शॉप पे भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको डिजिटल पेमेंट मिल जाएगी। तो और क्या चीज़ें आप इंडिया के बारे में पसंद करते हैं? I remember first time I went abroad and on the very next day I called my parents and said कि मुझे ना बाहर कभी नहीं जाना है। ऐसा क्यों? See, you don't realize it. Actually, India is very colorful, and I've been to like very beautiful countries abroad, and I must say कि exceptional warmth. We have exceptional warmth. It feels so good कि आप बाहर निकलते हो और आपको 50 लोग, कहीं पे 100 लोग दिख सकते हैं, and I mean we are very used to it. अब आप बाहर निकलो आपको सिर्फ 2 लोग दिखें, and I mean just look at the diversity we have, vibrancy we have. आप उत्तर प्रदेश में ही देखो, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, उत्तराखंड में देखो कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसरी, मतलब ये तो वो है जो मुझे पता है। अभी तो कितनी है कि जो एक्चुअल में होंगे, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। आप एक चाय की दुकान में भी खड़े हो जाए तब भी आपको अपनापन फील होता है। सो I think that I've been very used to it, and I went abroad, तो the people are good even there, बट जो वार्मथ है ना, जो आपको महसूस होती है वार्मथ, वो हो ही नहीं सकती वहाँ पर, कभी भी नहीं हो सकती है। तो डिजिटल पेमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, अमेनिटीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब वी हैव दिस वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल नेटवर्क, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि डेवलप नहीं हो रहा है इंडिया में। बट द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया इज़ द पीपल, बेस्ट थिंग। आई मीन देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर इट। आपको बाहर बहुत अच्छा लग सकता है 1 महीना 2 महीना, बट नथिंग फील्स सो वार्म। मतलब कैसे आपको, मतलब शब्दों में भी इस चीज़ को बता नहीं सकते हैं कि अपने देश की वो वार्मथ कहीं फील नहीं हो सकती है। लाइक आपने जैसे बोला कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी आप गए हो, है ना, आप इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हो, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक सही काम कर रही है या राइट डायरेक्शन में जा रही है? Obviously we are moving in the right direction, and there are many statistics which prove that. और दूसरी चीज़ ये है कि
हम अपने आसपास देखें तो हम लोग टचवुड वी आर अ वेरी स्टेबल डेमोक्रेटिक वेरी वेरी मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब उसमें चाहे आपकी कोई भी विचारधारा हो, चाहे आपस में आप कितना भी लड़ते हो, पर अब लड़ पा रहे हो, ये स्पेस आपके पास है। और ये आई मीन दिस इज़ आवर हॉलमार्क। अब हो सकता है इस बात से आप कितना एग्री करो नहीं करो, आई मीन यू कैन हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, but I think that I mean we have had a beautiful journey. There have been so many times when other nations felt that India is going to fall apart. Be it our first elections, and all the Western nations, they were very sure about it, that India is never going to conduct it successfully. And look at the elections that we have conducted recently. There is something so mature about our democracy. We just realized it कि कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। आपको एक हॉल की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ डिस्कशन करने के लिए, रोड ही यहाँ पे डिस्कशन फोरम बन जाती है। और ये स्पेस दे पाना, साथ में इकोनॉमिकली डेवलप करना, और आप सोचो एक घर में भाई बहन में, भाई भाई में अगर अलग आदतें होती है तो वो एक रूम में नहीं रह सकते। यहाँ तो हम लोग इतने, इट्स माइंड बॉगलिंग। अगर आप इंडिया कवर कर जाओ नॉर्थ से साउथ तक, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप आधी चीज़ें शायद रास्ते में ही भूल जाओगे मिड पॉइंट में, फिर भी सब साथ रह पा रहे हैं, यूनिफॉर्म चीज़ को मान पा रहे हैं। इट्स मैजिक, प्योर मैजिक, द कंट्री दैट वी आर इन। लाइक आपने इतनी सारी बातें बताई, तो मतलब एज अ वूमेन आप ये चीज़, मतलब अभी क्या हो रहा था कि बाहर इतनी नेगेटिविटी है, राइट, और एक्सवाइजी रीज़न को लेकर, और लाइक सब अवेयर भी हैं, और आप तरह तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखते हो, ठीक है, कि बाहर चले जाना चाहिए इंडिया से, इंडिया में वुमेंस की इतनी सिक्योरिटी नहीं है, या वुमेंस सफ़र कर रही हैं। तो आप एज अ वुमेन आप अपने पर्सपेक्टिव से लाइक आप क्या कहना चाहोगे इस पर? Women security, women representation is an issue. I mean, it cannot be denied. और ये मुद्दा सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड इशू है कि women कितना सिक्योर फील करती हैं और किस जगह पे करती हैं। अभी आसपास में, अभी हाल ही में हमारे पास केसेस कई सारे हैं जो हम सुन रहे हैं कि क्या हुआ था, इससे पहले भी मतलब कई सारे केसेस हमारे सुनने में जो है आते रहते हैं। ये भी नहीं बोलूँगी कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है लड़कियों के लिए, ऐसा भी नहीं है। किस जगह पर जो है अनसेफ है, अब उसमें भी जो है आप सोच सकते हो कि कैसे, नहीं तो डॉक्टर के साथ ऐसे हो गया, वो तो सेफ जगह होनी चाहिए थी। सही बात है, वो मतलब नथिंग कैन, मतलब उस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी डिनाई कर ही नहीं सकते। बट आई वुड स्टिल से कि ऐसा भी नहीं है कि एज अ कंट्री वी आर फुली अनसेफ, वो चीज़ भी नहीं है। जो इश्यूज़ आए हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, कि अगर लड़की है तो उसको पहले ही ख़त्म कर दो, पढ़ाओ लिखाओ नहीं शादी कर दो, इश्यूज़ हैं। और क्या है कि क्योंकि बढ़ता हुआ देश है, ऐसे बढ़ता हुआ देश ऐसे है कि अभी गांव से शहर बन रहा है, तो जो पिछली जनरेशन है उसकी वैल्यूज़ अलग हैं, नई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम लोग कहीं बीच में द्वंद्व में अभी हैं। तो क्या होता है कि आधी रात और आधी सुबह वाला केस अभी है हमारे साथ। अब इसको हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली टाइट इन्विजिलेशन होना चाहिए, पुलिस का इसमें काफ़ी रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी रोल है इसमें, बट वी एज पीपल वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल लॉट ऑफ थिंग्स। वी मस्ट ट्रेन आवर सन टू बी a better person. We must also train our daughter that how you should defend yourself. Whatever has happened, whatever is happening to women in villages, even in urban areas, even when they are on duty, it's so unfortunate. I mean, कोई सानी नहीं है उस चीज़ का, कोई चीज़ उस चीज़ को जो है डिफेंड नहीं कर सकती है, कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सख्त रहे, पर एज सोसाइटी भी इस चीज़ को लेके सख्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पे भी आपको ऐसा बिहेवियर दिखता है, घर में अगर आपको दिखता है कि जो वुमेन है उनका दर्जा जो है नीचे, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी ना, आप देखोगे वैसे, आप घर से बाहर निकल के भी वैसे ही देखोगे। तो एवरी ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए होम। और आपकी फैमिली से ज़्यादा आपको कोई ट्रेन नहीं कर सकता है। फैमिली आप खैर अब तो सोशल मीडिया भी एज अ पेरेंट आ गया है, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी monitored by parents a lot.
Okay. So obviously there are a lot of challenges, no denying, especially what has happened recently. After what has happened recently. लाइक मैं चाहूँगा कि ना आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करो कि जैसे अभी ये केसेस हुए थे तो क्या हुआ था कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और नो डाउट होती है, ठीक है, जब किसी के साथ होता है। तो अब इस चीज़ का रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? इस चीज़ का मतलब बोलते हैं ना कि ये एक प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है ना? कि आप जैसे आपने मेंशन किया कि आप एज ए इंडिविजुअल आप खुद को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, बट हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान कैसा है, ना ही हम एक फ़र्स्ट इंप्रेशन में जज कर सकते हैं, राइट? हमें नहीं पता कि ये मतलब नॉर्मली रिलेशनशिप में भी होता है कि अब मान लीजिए कोई मतलब फॉर एग्जांपल दोस्त का भी रिलेशन है, ठीक है, किसी बात पे या कोई भी पैसे की बात पे या किसी बात पे बात बिगड़ जाती है, फिर बिगड़ जाती है, राइट? तो ये ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और मतलब मैं ये चाहूँगा कि आप इसका रेजोल्यूशन बताओ फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि मतलब वुमेन क्या कर सकती हैं जो मतलब इतना अनसेफ फील करती हैं ना, या मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो जो वुमेन है, लाइक फॉर एग्जांपल हर किसी की फैमिली में वुमेन होती है, राइट? लाइक हम अपने घर में मॉम की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रैंड मदर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वाई नॉट कि जो बाहर की लाइक वो भी तो किसी की बहन है ना, या वो भी किसी की माँ है, तो हम उनकी क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे? और आप लाइक मैं मेंशन करूँगा मतलब मेरी मम्मी से ही डिस्कशन चल रहा था, तो मम्मी ने एक बात बोली कि आप गालियों को नोटिस करोगे, हाँ, तो गाली सिर्फ वो माँ पे ही है या बहन पे ही है, मतलब लड़कियों पे ही है या वुमेन पे ही है, मैं ये बोलूँगा। तो मतलब इस मेंटालिटी को कैसे चेंज कर पाएंगे? अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि अपने घर में तो ठीक है, लेकिन वो किसी और की बहन और किसी और की हो जाती है, तो ये एक तो डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ये है कि जब पार्टीशन हुआ था तो women वर वायोलेटेड, ऐसे बहुत केसेस है वेयर women वर वायोलेटेड, देयर मॉडेस्टी वाज वायोलेटेड। उसका रीज़न ये है कि women को जो है ना एक तो टेरिटरी की तरह जो है समझा जाता है कि मतलब पर्टिकुलर समवन सिस्टर, समवन्स वाइफ यू वायलेटेड और पूरी इज्जत इट्स गॉन, मतलब आपने पूरे फैमिली को ही वायलेट कर दिया एक वुमेन को वायलेट करके। जो ये चीज़ है कि घर की इज्जत बहू और बेटी के हाथ में, इस इज्जत का ना कॉनोटेशन बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए था कि उसकी वाकई में इज्जत करनी चाहिए थी, उसको वल्नरेबिलिटी नहीं मान लेना चाहिए था कि अच्छा किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर से लड़ाई है तो आई कैन वायलेट हर और घर की इज्जत गई। और दूसरा ये कि चलो अगर वल्नरेबिलिटी की तरह मान ही लिया गया है तो वुमेन शुड बी वेरी सेल्फ रिलायंट। अब होने को तो सही बात है, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या पता कि सामने वाला क्या लेकर आ रहा है अपने हाथ में, या फिर वो फिजिकली कितना फिट है, लेकिन हम एटलीस्ट मिनिमाइज तो कर सकते हैं चीज़ें। वुमेन मस्ट नो कि अगर कोई आप पर हाथ उठा रहा है या फिर आपको अगर पकड़ने की ही कोशिश कर रहा है तो आप अपना आप को डिफेंड कैसे कर सकते हो, और ऐसी कई सारी क्लासेस होती हैं। और दूसरा ये है कि लाइफ में कभी भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कई सारी आती हैं लड़कियों को, कभी भी तुरंत से परेशान, मतलब एटलीस्ट पब्लिक स्फीयर में, आप पर्सनल स्फीयर में कैसे हो, कैसे कर रहे हो, आई मीन दैट्स योर ओन, मतलब दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ, बट पब्लिकली किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा काम रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान नहीं होने की जगह कि उसको चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट हैपेंस विद लॉट ऑफ वुमेन। आई आल्सो यूज्ड टू डू इट कि कोई दिक्कत हुई तो जल्दी से जल्दी कैसे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो एंजाइटी जो है वो थोड़ा जो है ज़्यादा जल्दी होती है। बट women must learn self-defense. I also learned it when I was in JNU, that how can you protect yourself, क्योंकि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हो और अपने आप पे भरोसा होना सबसे अच्छी चीज़ होती है। दूसरा ये है कि there are lot of tools which are available which you can keep with you. तीसरा ये है कि be also very cautious of the surrounding. क्या है कि इतना बड़ा देश है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है, पुलिसिंग चैलेंजेस भी है, सो यू ऑल्सो बी लिटिल कॉशियस कि आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, कैसे आपको खुद को कंडक्ट करना है,
और अगर इसके बावजूद भी जो है चीज़ें गलत हो रही हैं तो आपको स्पीड डायल पे किसको रखना है, आप खुद को कैसे डिफेंड करेंगे, आपके पास क्या कोई टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, किसको जो है तुरंत कॉल करी जा सकती है, पुलिस को कैसे अप्रोच करोगे, वहाँ पे कितनी PCR वैन्स होती हैं आसपास। ये एक जनरल आइडिया जो है रखना चाहिए। एकदम अनकॉन्शियस होके भी आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर्ड भी रहना है। बाकी आई वुड अगेन से कि इट इज़ अनसेफ, नो डाउट, women have lot of challenges, teen challenges, no doubt, but I would still not say कि India is fully unsafe। अब fully unsafe वो वैसी भी चीज़ नहीं है, बिकॉज चैलेंजेस हैं लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, पता है, आई वुड से दैट। ओके, लाइक ये वुमेंस के लिए बहुत सारी एडवाइस हो गई कि आप क्या क्या कर सकते हैं ना, तो लाइक मेल के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि मतलब मैंने जेन्युइनली ऐसे लोग देखे हैं कि अगर मान लीजिए कोई उसने गलती भी करी है ना, तो एक तो होता है कि पछतावा हो गया कि या रिग्रेट हो गया कि हाँ मेरी गलतियाँ एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पछतावा ही नहीं होता, हाँ मैंने कर ली, क्या हुआ, कर ली मैंने, तो इस पर क्या ठीक है? देयर इज़ समथिंग नोन एज मेल ईगो। वो ईगो जो है बहुत सारी जगह से बूस्ट किया जाता है। घर में भी किया जाता है, अरे लड़का है कर सकता है। फिर आप कॉलेज में गए, 4 दोस्तों ने बोला कि अरे हम तो आदमी है, अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, अपने पास बाइक है, गाड़ी है, और भी तमाम तरह की जो है चीज़ें हैं। आपको वो रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है कि हाँ मैं आदमी हूँ, आदमी हूँ। ना तो आपको घर में कोई रिस्ट्रेन कर रहा है, ना कोई मॉनिटर कर रहा है कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, कोई आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बता रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर आपको कोई बता भी रहा है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं जो है पड़ रहा है उस वाली चीज़ से। तो उसमें ऐसा होता है कि एक्चुअली आपकी अपनी खुद की ही लाइफ बेकार हो जाती है। बेसिकली यू आर डूम्ड फॉर लाइफ अगर आपका मेल ईगो इन्फ्लेट हो गया है, क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी भर कहीं शांति नहीं है। आप किसी को कितना भी परेशान करो, आपको लगेगा तो क्या हो गया, मैं आदमी हूँ। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ औरतों के साथ नहीं, वो कहीं फिट नहीं हो पाता। एक टाइम के बाद वो आदमी में भी नहीं फिट हो पाता है। उसको लगता है कि इससे भी झगड़ा कर लूँ तो क्या हो गया, आदमी हूँ। मतलब एक बार शुरू हो गया तो कोई अंत ही नहीं है ना उस चीज़ का। तो सो इफ़ यू हैव इन्फ्लेटेड मेल ईगो, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो क्या हो गया, सो गॉड सेव यू, यू आर डूम्ड फॉर लाइफ। सो यू मस्ट ट्राई टू सेव योरसेल्फ। हमने काफ़ी सारी बातें करी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। लाइक अब मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कॉलेज लाइफ में लाइक रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, तो आपके मतलब प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से कि जो कॉलेज वाले रिलेशनशिप होते हैं वो अफेक्ट करते हैं स्टडीज़ को, या मतलब आपका क्या टेक है कॉलेज रिलेशनशिप पे?